चलिए आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका लोकसभा। ठीक है, लिखिए इसको। इससे पहले हम लोग थोड़ा पीछे जो कल पढ़े थे उसको अपडेट कर लेते हैं। तो हम लोग कल पढ़े थे क्या? संसद। ठीक है, और संसद को देखे थे कि जो मुख्य रूप से इसका कितना अंग होता है। अंग बोले तो 3 और सदन बोले तो 2। तो अंग में एक था आपका राष्ट्रपति, ठीक है, ठीक है। एक था आपका राज्यसभा और एक था आपका लोकसभा। तो कल हम लोग क्या है कि जो राष्ट्रपति है वो और राज्यसभा है ये, इसका बेसिक हम लोग क्या किए थे, देखे थे। आज जो हम लोग देखेंगे वो आपका क्या है? लोकसभा। चलिए तो हम लोग शुरू करेंगे। लिखिए पहले, लोकसभा भारतीय संसद का, लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है, निम्न सदन है। भारतीय संसद का निम्न सदन है। निम्न सदन है। बोलचाल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में इसे लोकप्रिय सदन भी, बोलचाल की भाषा में इसे लोकप्रिय सदन भी, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 81, भारतीय संविधान के आर्टिकल 81, भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में इसकी संरचना, में इसकी संरचना, इसकी संरचना का उल्लेख है। इसकी संरचना का उल्लेख है। इसकी संरचना का उल्लेख है। अगला पॉइंट, इनके सदस्यों का निर्वाचन, इनके सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, देखिए तो ये आपका लोकसभा है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। ठीक है, या इसको निम्न सदन भी क्या करते हैं, बोलते हैं, निम्न सदन। उसके बाद अगर इसको देखेंगे तो एक नाम और था, हाउस ऑफ कॉमन भी इसको बोला जाता है। और एक और लोकप्रिय नाम जो अभी लिखवाया गया है, क्या लिखवाया गया आपको? हाँ, मतलब निम्न सदन इसका लोकप्रिय नाम भी माना जाता है। निम्न सदन इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो भी सदस्य जाते हैं वो डायरेक्ट किसके द्वारा चुन के जाते हैं? जनता के द्वारा चुन के जाता है। अब देखिए जैसे राज्यसभा में, राज्यसभा में जो है सो राज्यसभा जो है सो केंद्र में किसका रिप्रेजेंटेटिव करता है? राज्य का।
जबकि लोकसभा है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? जनता का, क्योंकि इसका डायरेक्ट चुनाव कौन करता है? जनता प्रत्यक्ष रूप से करता है। जैसे आप देखिए प्रत्येक क्षेत्र में अभी आप देखिए कि जो 2024 में चुनाव हुआ किसका? लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में जो भी सदस्य जिस भी सीट पर थे, जो भी सदस्य जहां से चुनाव लड़ रहे थे, उनको वोट कौन किया है? डायरेक्ट आम जनता वोट किया है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा जो जाते हैं वो जितने आप विधायक को चुनते हैं विधानसभा के चुनाव में, उसी विधायक में से उस सारे विधायक मिलकर डिसाइड करते हैं जो बिहार से, यूपी से, उनका जो जितने सदस्य हैं सीट है उसमें से कौन कौन व्यक्ति क्या करेंगे? राज्यसभा जाएंगे। लेकिन लोकसभा के लिए व्यक्ति को डायरेक्ट चुनाव कौन करता है? जनता। तो जनता जिसको डायरेक्ट चुनता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। और यहां पर बात किया गया है आपको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो समय रखा गया है वो कितना है? 18 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया है तो वो क्या है? भारत में वो वोट दे सकता है, बशर्ते वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और इसके लिए जो भी प्रक्रिया है, 18 साल का हो गए हैं तो आपका नाम निर्वाचन सूची में क्या हो जाना चाहिए? जुड़ जाना चाहिए। वो जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया को आप पूरा कर लेंगे तो 18 साल के बाद आप क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हो गया सार्वभौमिक। और संविधान का आर्टिकल नंबर कितना देखेंगे? 81। तो संविधान के आर्टिकल 81 में लोकसभा के संरचना के बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। अब संरचना के बारे में कहने का मतलब, तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना? 550। इसमें से 530 सदस्य जो आएंगे ये स्टेट से आएंगे और 20 सदस्य जो आएंगे वो आपका कहां से आएंगे? यूटी से आएंगे। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में आपका कितना है? 543 सदस्य है। 7 सीट जो है सो वर्तमान में क्या है? खाली है, ठीक है। तो ये मतलब अधिकतम सीटों की बात किया गया है। जो अधिकतम सदस्य 550 होंगे, इसमें से 530 आएंगे राज्य से, स्टेट से, और 20 आएंगे यूनियन टेरिटरी जिसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। और अभी वर्तमान परिस्थिति देखेंगे तो वर्तमान में 543 और 7 जो है सो सीट अभी क्या है? खाली है। चलिए अब इसका संरचना लिखिएगा आप लोग। संरचना लिखिएगा। संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या 550, अधिकतम सदस्यों की संख्या 550, जिनमें से 520 सदस्य राज्यों से, 520 सदस्य राज्यों, 530 सदस्य राज्यों से, 530 सदस्य राज्यों से, और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से होंगे, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से होंगे, केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। अगला पॉइंट लिखिएगा। वर्तमान में 543 सदस्य है। वर्तमान में 543 सदस्य हैं। वर्तमान में 543 सदस्य हैं।
हो गया, ठीक है। तो देखिए कुल अधिकतम संविधान जो बात करता है अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना, 500। देखिए 500 आपको 552 था, ठीक है। तो 2 सदस्य जो आते थे वो क्या आते थे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, एंग्लो इंडियन, बात है समझ में। लेकिन 2019 का एक संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और ये 2 सदस्य हट गए। तो वर्तमान परिदृश्य से देखेंगे तो कितना सदस्य का बात किया जाता है, 550। इसमें से कहा गया है जो 530 जो आएंगे सो स्टेट से, और 520 जो आएंगे सो यूटी से, ठीक है। ये सदस्य आएंगे। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो कितना सीट पर चुनाव हुआ है, 543। इसका मतलब 7 सीट पर क्या है, खाली है। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यों का प्रतिनिधित्व लिखेगा इसमें, राज्यों के प्रतिनिधियों का, राज्यों के प्रतिनिधियों का, राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन, राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन जनता द्वारा, जनता द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर, के सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर होता है, सिद्धांत के आधार पर होता है। अगला 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से अधिक, अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक, 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक जो किसी कारण से, जो किसी कारण से अयोग्य घोषित न हो, जो किसी कारण से अयोग्य घोषित न हो, न हो, इस चुनाव में, इस चुनाव में मतदान कर सकता है, इस चुनाव में मतदान कर सकता है, इस चुनाव में मतदान कर सकता है, ठीक है। देखिए तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो इसमें राज्य का प्रतिनिधित्व क्या कैसे होता है, तो आप देखेंगे जो भी राज्य है उस सब राज्य के लिए लोकसभा के लिए सीट क्या किया है, फिक्स कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, बिहार है, ठीक है। तो इस बिहार को क्या किया गया है, बिहार को 40 संसदीय क्षेत्र में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। अरे भाई लोकसभा का सीट क्या गो है बिहार में, 40 सीट है ना। तो इसका मतलब है जो पूरे बिहार को कितने टुकड़ा में बांट दिया गया, कितना संसद, कितना लोकसभा क्षेत्र में बांट दिया गया, 40 लोकसभा क्षेत्र में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। और यहाँ से प्रत्येक सीट का कुछ ना कुछ क्या दे दिया गया है, नाम दे दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग किस क्षेत्र में आते हैं, उजियारपुर क्षेत्र, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। बगल में आपका क्या है, हाजीपुर है,
बात आ रहा समझ में। इधर बगल में आपका मुजफ्फरपुर है, तो हाँ, फिर इधर समस्तीपुर है। तो इस तरह से क्या है, पूरे बिहार को कितने लोकसभा क्षेत्र में बांटा गया है? 40। और प्रत्येक क्षेत्र से क्या है, कोई ना कोई कैंडिडेट क्या होते हैं, आपको प्रत्येक 40 कैंडिडेट पूरे बिहार से चुन के कहाँ जाते हैं? केंद्र में, जो डायरेक्ट किसका रिप्रेजेंटेटिव करते हैं? जनता का रिप्रेजेंटेटिव। वो भी कहाँ के जनता का? बिहार के जनता का। बात आ रही समझ में। उसी तरह से यूपी है, तो यूपी का भी अपना जो भी सीट है, उस सीट पर सारे पूरे यूपी को क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। इसका मतलब है, आप समझ जाए कि आप उजियारपुर क्षेत्र से हैं और उजियारपुर क्षेत्र से हैं, तो आपके सांसद जी सदन में कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ वो नहीं बोल रहे हैं, पूरा उजियारपुर क्षेत्र का कौन बोल रहा है? जनता बोल रहा है। सदन में वो कोई भी बात रख रहे हैं, इसका मतलब हो गया जो सिर्फ वो उनका बात नहीं है, इसका मतलब है जो इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जितने जनता है, नागरिक है, उस सब नागरिक का वो क्या बोल रहे हैं? सब नागरिक के तरफ से वो जो भी बात बोल रहे हैं उसको बोल रहे हैं। इसका मतलब डायरेक्ट। और इनका जो चुनाव किया है, इनका चुनाव कौन किया है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा हुआ है, जो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का जिसका उम्र क्या हो गया है? 18 वर्ष हो गया है, वो मतदान कर सकता है, बशर्ते किसी कारण से वो अयोग्य घोषित न हो। अयोग्य, कई बार क्या होता है, अगर किसी का राज्य ने नागरिकता छीन लिया है तो फिर वो व्यक्ति क्या होगा? वोट नहीं गिराएगा। बात आ रहा समझ में। तो किसी कारण से वो अयोग्य घोषित न हो तो वो मतदान क्या है? कर सकता है। तो ये क्या होता है कि जो राज्य के तरफ से क्या होता है? नेतृत्व होता है, ऑटोमेटिक है। तो सदन के अंतर्गत में, लोकसभा में जिस राज्य का जितना ज्यादा प्रतिनिधित्व होगा, ऑटोमेटिक है जो उसका वर्चस्व वहां पर क्या होगा? ज्यादा होगा। चलेगा वहां पर किसका? हमेशा देखेंगे जो प्रधानमंत्री ज्यादातर आता है उत्तर भारत का। क्यों आता है? क्योंकि लोकसभा में सीटों की संख्या, जो सीटों के संख्या का जो माजमा है वो कहाँ है? उत्तर भारत में। तो जो ऑटोमेटिक है कि जो उत्तर भारत से है सीटों की संख्या ज्यादा, तो ऑटोमेटिक है कि जो वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट ज्यादातर कहाँ से आएगा? उत्तर भारत से आएगा। सीधा सा बात है, ठीक है। हमेशा से देखेंगे, अब रेयर केस कभी काल आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर सीट जो आप देखेंगे, अब जैसे यूपी या बिहार मिला के देख लीजिए ना, 80 आ 40, 120। बंगाल ले लीजिए। बात आ रहा समझ में। इसका मतलब है कि यह मिला के, यह लेके आपको मतलब 150 क्रॉस कर जाता है। 3 गो स्टेट मिला दिए तो 150 क्रॉस कर गया। तो इसी बात से आप क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं जो मतलब क्या परिस्थिति है सो, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से मान लीजिए कि ये किसका रिप्रेजेंटेटिव करता है? राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये 40 सदस्य जो जाएगा सो राज्य का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। इसका मतलब है, देखिए, अगर आपके संसदीय क्षेत्र में अगर काम नहीं हो रहा है तो इसका जिम्मेदार केंद्र नहीं है। बात आ रहा समझ में। केंद्र है लेकिन डायरेक्ट केंद्र नहीं है, उसका जिम्मेदार आपका प्रतिनिधि है। आपने जिसको यहां से चुन के क्या किया है? भेजा है। अगर वो आपका कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि आप सभी का रिप्रेजेंटेटिव वहां पर कौन कर रहा है? वो। तो आपके लिए कुछ भी मांग करेगा तो कौन करेगा? वो करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आपके क्षेत्र में विकास क्या होगा? नहीं होगा। सीधा सा बात है। क्योंकि डायरेक्ट आप हर चीज के लिए सरकार को जिम्मेदार, अगर हर चीज सरकार ही कर पाता, हर चीज अगर एक व्यक्ति ही कर पाता, तो फिर इतना सारे सिस्टम क्यों डेवलप किए जाते? अगर एक सामान्य तौर पर, और कई बार हम लोग को क्या होता है, जो भी सांसद होता है या विधायक होता है, तो उससे कई बार व्यक्ति क्या रहता है? नाराज रहता है। जो हमारे यहाँ क्या करते हैं? नेताजी नहीं आते। सच्चाई बात है कि जो आप एक कॉमन सेंस से बात सोच के देखिए, जे एक संसदीय क्षेत्र में एक सांसद जो है सो कितने सदस्यों का रिप्रेजेंटेटिव करता है? कम से कम 50 लाख मान लीजिए, 50 लाख। आप एक कॉमन सेंस से बताइए कि जे एक दिन में ही अगर 100 आदमी से मिलता है तो 50 लाख आदमी से मिलने में कितना दिन लगेगा इसको? 5 साल में हो जाएगा कि होबो नहीं करेगा? अब इस बात से कॉमन सेंस लगाए कि जो मतलब है कि जो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो
सबसे बड़ी बात है। और सिर्फ उसका काम यहाँ ही नहीं है, उसका काम वहाँ भी है। बात आ रहा है समझ में? वो सदन में भी क्या करेगा, आपके लिए बात रखेगा। वहाँ भी तो उसका क्या है, कार्य है। वहाँ पर बात रखेगा, वहाँ से लेके आएगा, तब क्या करेगा, यहाँ पर काम करेगा। और कई बार हम इस चिंता में रहते हैं कि जे सांसद जी को काट दिए थे, बेटी का शादी था, नहीं आया, इस बार देख लेंगे चुनाव में। तुम क्या भोज खाने के लिए मतलब उसको कैंडिडेट के रूप में चुने थे? नहीं, आप अपने क्षेत्र के क्या चीज के लिए, विकास के लिए। आपके क्षेत्र का स्वास्थ्य का स्थिति अच्छा हो, आपके क्षेत्र का शिक्षा का स्थिति अच्छा हो, आपके क्षेत्र में जो वंचित वर्ग है उसको मुख्य धारा में शामिल करने का क्या किया जाए, कोशिश किया जाए। बात आ रहा समझ में? राज्य के अंतर्गत अधिक से अधिक रोजगार पैदा हो, इसके लिए कैंडिडेट चुने जाते हैं। बात आ रहा है समझ में? न कि श्राद्ध ब्याह खाने के लिए। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व लिखेंगे, संघ शासित प्रदेशों, संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन संसद द्वारा निर्मित, संसद द्वारा निर्मित संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन संसद द्वारा निर्मित विधि के आधार पर, विधि के आधार पर निर्धारित होता है, निर्धारित होता है, निर्मित विधि के आधार पर निर्धारित होता है। ठीक है, देखिए तो हम लोग को पता है कि जो आपका जो कानून है, एक तो आपका सबसे सर्वोच्च कानून है, वो कौन है, आपका संविधान, सबसे सर्वोच्च कानून, सबसे ऊपर। उसके बाद आपको पता है कि जो एक क्या होता है, संसदीय कानून, जिसको कौन बनाया है, संसद बनाया। पार्लियामेंट जिस कानून को पारित करता है उसको बोलते हैं कौन सा कानून, संसदीय कानून। तो जो संघ राज्य क्षेत्र से कितने सदस्य क्या होंगे, आएंगे, उनका निर्वाचन कैसा होगा, कैसे होगा, इसको डिसाइड कौन करता है, जो संसद है वो डिसाइड करता है। जो किस माध्यम से उनको चुन के क्या किया जाएगा, लाया, संसद में लाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है सभी संघ शासित प्रदेश के अंतर्गत आप देखेंगे तो वहां पर विधानसभा क्या है, नहीं है, लेकिन फिर भी वहां से लोकसभा में सदस्य आएंगे तो उनको कैसे लाया जाएगा, वो डिसाइड कौन करेगा, संसद डिसाइड करेगा, वो कानून बनाएगा। तभी वर्तमान में 1965 का कानून चलता है। 1965 के कानून के आधार पर ही क्या किया जाता है, सदन में चुन के कैंडिडेट को लाया जाता है। ठीक है, अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, संघ राज्य क्षेत्र लिख लो, थोड़ा सा एक लाइन, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, ब्रैकेट बंद, अधिनियम, अधिनियम, कमा 1965 पारित किया है, 1965 पारित किया है, जिसके तहत इन क्षेत्र के, जिसके तहत इन क्षेत्र के सदस्यों का, इन क्षेत्र के सदस्यों का चयन होता है,
चयन होता है, चयन होता है। देखिए, तो संघ शासित क्षेत्र से लोकसभा में जो सदस्य को लाया जाएगा उसको कौन सा संसदीय कानून परिभाषित करता है? 1965 का जो है आपका लोकसभा में संघीय क्षेत्र से कैसे सदस्य को लाया जाएगा, उसके लिए 1965 में पार्लियामेंट ने क्या किया था? कानून बनाया था। उसी कानून के तहत संघीय क्षेत्र से क्या किया जाता है? आपको सदस्य को लाया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे। मनोनीत सदस्य का तो कहानी खत्म है, तो अब हम लोग अगला पॉइंट बना के लिखिएगा निर्वाचन व्यवस्था। हाँ, मतलब लोकसभा के सदस्य या उनका जो है उनका निर्वाचन का व्यवस्था क्या है। राज्यसभा का निर्वाचन की व्यवस्था लिखिएगा। निर्वाचन, लोकसभा के निर्वाचन, स्टार पॉइंट बना के सीधे लिखो ना, निर्वाचन की व्यवस्था, स्टार कर दो उसका। निर्वाचन की व्यवस्था, हाँ, पहला लिखिएगा लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा। ठीक है, चलिए लिखिएगा पहला पॉइंट इसमें। देखिए, तो लोकसभा के निर्वाचन का व्यवस्था, तो लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है ये इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट आम जनता द्वारा इनके सदस्य को क्या किया जाता है, और इसमें भी जो सिस्टम लागू होता है वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसका भी आयु 18 साल से ऊपर हो गया है और वो भारतीय नागरिक है और वो किसी वजह से क्या है अयोग्य घोषित न किया गया है, तो वो सदस्यों के चुनाव में क्या करेगा? भाग लेगा और वो सदस्य का चुनाव कर सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट चुनाव यहाँ पर लोकसभा में करने का, और इनका जो क्षेत्र का बंटवारा है वो क्या है? एक समय ऐसा था जो जनसंख्या के आधार पर था, लेकिन आप देखेंगे 1971 के बाद सिचुएशन और परिस्थिति जब बदलना शुरू हुआ तो इनको जनसंख्या को बेस नहीं बना के भौगोलिक आधार पर ही क्या किया गया? फिलहाल विस्तार करने का कार्य किया गया। ठीक है, चलिए लिखिएगा पहला पॉइंट इसमें, प्रादेशिक निर्वाचन, प्रादेशिक निर्वाचन, प्रादेशिक निर्वाचन। लिखिए इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, लोकसभा के प्रत्यक्ष चुनाव के उद्देश्य से, लोकसभा के प्रत्यक्ष चुनाव के उद्देश्य से, प्रत्यक्ष चुनाव के उद्देश्य से, लोकसभा के प्रत्यक्ष चुनाव के उद्देश्य से प्रत्यक्ष चुनाव के उद्देश्य से भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र को, भारत के राज्य क्षेत्र को उपयुक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में, उपयुक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए, विभाजित किया जाना चाहिए। निर्वाचित किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट लिखिएगा, संविधान में, संविधान में दो मामलों की, संविधान में दो मामलों की एकरूपता प्रदान की गई है, एकरूपता प्रदान की गई है।
एकरूपता प्रदान की गई है, एकरूपता प्रदान की गई है। पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, ए नंबर कर लीजिए और लिखिएगा विभिन्न राज्यों के बीच, विभिन्न राज्यों के बीच। बात है जो कहाँ एकरूपता प्रदान की गई है, तो विभिन्न राज्यों के बीच में लिखिएगा। इसमें प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा के सीटों का आवंटन, लोकसभा के सीटों का आवंटन, लोकसभा के सीटों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा, सीटों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा, ऐसी रीति से किया जाएगा कि सीटों की संख्या से, सीटों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या के बीच, सीटों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या के बीच, जनसंख्या के बीच का अनुपात, जनसंख्या के बीच का अनुपात यथासंभव, यथासंभव एक समान हो, यथासंभव एक समान हो, यथासंभव एक समान हो। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 60 लाख और नीचे तीर का चिन्ह नीचे कर दीजिएगा, 60 लाख तीर का चिन्ह डबल नीचे कर दीजिएगा। लिखिएगा से कम पर लागू नहीं, से कम पर लागू नहीं। रे भाई ये तीर का चिन्ह हुआ ना, कम पर लागू नहीं, इसका मतलब हो गया जो ये कंडीशन वहीं लागू होगा जिस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से क्या होगा, ज्यादा होगा। जिस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से कम होगा वहां पर इसको लागू किया नहीं जाएगा। आया कुछ बात समझ में कि नहीं? जैसे 60 लाख से जनसंख्या जहां क्या होगा, अधिक होगा, वहां लागू होगा, जहां कम रहेगा वहां पर यह सिस्टम लागू नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब कह रहा है कि विभिन्न राज्यों के बीच में क्या समानता, समानता कहने का मतलब क्या, जब प्रत्येक राज्य जो होगा उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर ही क्या मिलेगा, सीट मिलेगा। अब राज्य की जनसंख्या के आधार पर मान लीजिए कि जो बिहार का किसी राज्य है, मान लीजिए बिहार नहीं लो, अभी थोड़ा बड़ा है तो बाद में समझेंगे। जैसे किसी राज्य का जनसंख्या है 2 करोड़ 40 लाख, कितना है, 2 करोड़ 40 लाख। ठीक है, और एक क्षेत्र बनना है कितना लाख पर, 60 लाख पर। इसका मतलब है कि यहाँ पर कै गो संसदीय, 6 चक 24, इसका मतलब कै गो क्षेत्र बन जाएगा, 4 गो। लेकिन अब यहाँ पर मान लीजिए कि जे अगर इसी का जनसंख्या अगर कर लीजिएगा कितना, 50 लाख। अब यहाँ पर समस्या क्रिएट हुआ, भाई आपको 4 गो तो हो गया सीट, लेकिन अब तो 10 लाख के जनसंख्या पर एगो क्षेत्र थोड़ी बना देंगे, 10 लाख की जनसंख्या पर एगो संसदीय क्षेत्र थोड़ी बना देंगे, नहीं। तो राज्य की जनसंख्या और सीट के बीच में एक क्या होना चाहिए, फिक्स अनुपात होना चाहिए। आया कुछ बात की समझ में कि नहीं? अब एगो तो अनुपात बना, एगो का अनुपात क्या हो रहा है, बनिए नहीं रहा है। लेकिन आप देखिए, अब कहिएगा कि ये कंडीशन आया समझ में, लेकिन अगर किसी राज्य का जनसंख्या अगर 60 लाख से कम है, अब भाई 60 लाख से कम है तो यहाँ कैसे लगाएंगे, यहाँ पर इसका रूल फॉलो नहीं होगा, यहाँ पर क्षेत्र के हिसाब से क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। लेकिन अब अगर मान लीजिए ये बात तो ठीक है,
लेकिन किसी राज्य की जनसंख्या अगर मान लीजिए कि जो वहां पर जो है सो फिलहाल में 2 करोड़ है और इसको क्या करना है, आपको बांटना है। तो 2 करोड़ है, अगर 60 लाख का रखे हैं तो 3 सीट बन जाएगा, आपको बच जाएगा कितना, 20 लाख। 20 लाख, तो एक क्षेत्र आपको 20 लाख पर बनाने पड़ेंगे, तो रेशियो ये बैठ नहीं रहा है। तो हमेशा ऐसा कोशिश किया जाएगा कि सीट की संख्या और राज्य की जनसंख्या का अनुपात क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट, जैसा पॉइंट लिखे थे विभिन्न राज्यों के बीच, उस तरह का पॉइंट लिख के अगला लिखिएगा, एक ही राज्य में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के बीच, एक ही राज्य में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के बीच, एक ही राज्य में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के बीच लिखेंगे प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाए कि, ऐसी रीति से विभाजित किया जाए कि, ऐसी रीति से विभाजित किया जाए कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से, जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में यथासंभव, समस्त राज्यों में यथासंभव एक समान हो, एक समान हो। फिर से रिपीट कीजिएगा। कहां से? उसको आवंटित स्थानों की संख्या का, स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में यथासंभव एक समान हो। हाँ लिखो लिखो। उसको आवंटित स्थानों की संख्या का, संख्या से हाँ अनुपात समस्त राज्यों में यथासंभव एक समान हो। देखिए इसका कहने का मतलब ये हुआ भाई, जैसे राज्य की जनसंख्या और सीटों में अनुपात आना चाहिए, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं जो किसी राज्य का अनुपात सीट पर संख्या, सदस्यों की संख्या कुछ और है और कहीं कुछ और है। ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत का अंतर रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस। कहीं पर मान लीजिए जो 55 लाख का है, कहीं पर 56 लाख का है, ई माइनस हो जाएगा। किसी राज्य में 55 लाख पर पड़ रहा है, किसी राज्य में 56 लाख पर पड़ रहा है, किसी राज्य में 50 लाख पर पड़ रहा है, किसी राज्य में 48 लाख पर पड़ रहा है। बात आ रहा है समझ में? किसी में 60 पड़ रहा है, किसी में 61 पड़ रहा है। ये बात माइनस क्या है हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एक एग्जांपल, एक राज्य बिहार है, तो मान लीजिए बिहार का जनसंख्या कितना करोड़, मान लीजिए फिलहाल 12 करोड़ है, ठीक है 12 करोड़। यूपी है तो यूपी का मान लीजिए 20 करोड़। बात आ रही समझ में? अब 20 करोड़ है तो यहाँ सीट का अगर यहाँ पर देख लीजिए 12 करोड़ है, तो यहाँ पर अगर आप इसको अगर करेंगे 60 लाख के जनसंख्या पर अगर बैठाएंगे, कितना की जनसंख्या पर?
60 लाख, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर ये ज़्यादा लगता है तो आप इसको कर लीजिए 30 लाख, ठीक है। अगर 30 लाख के जनसंख्या पर एक सदस्य को बैठाएंगे तो 30 लाख के संख्या पर तो कितना आ गया, 40 सीट आ गए, ठीक है। यहां पर भी अगर आप बैठाएंगे, अगर यहां पर 30 को बैठा रहे हैं, रेशियो आपको आ रहा है क्या, 30 पर आ रहा है, 30 लाख पर अगर लगा रहे हैं तो अनुपात कट के कुछ आ रहा है सीट का, 20 करोड़ है भाई, इसको आप भाग दीजिएगा कितना से, 30 से, 6 तिरिक 18, बात आ रहा है, 60 पॉइंट कुछ क्या हो रहा है, आ रहा है। अब 60 पॉइंट कुछ आ रहा है तो भाई तो सीट का संख्या तो एग्जैक्ट क्या हुआ, नहीं बैठा, तो आप इस, हाँ 63 पॉइंट कुछ अगर आपको आ रहा है तो ये तो सीट का नहीं बैठा, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, एकाध घटा बढ़ा सकते हैं, ताकि मतलब ज्यादा का अंतर क्या हो जाए। अब ऐसा एगो संसदीय क्षेत्र में मान लीजिए जे 30 लाख पर हो गया, एगो पर 5 लाख बच रहा है, तो भाई इतना के अंतर वाला तो नहीं बनेंगे ना। इसका मतलब होगा जनसंख्या और सीटों की संख्या में क्या होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट कट के आ जाना चाहिए, या 1000, 10,000, 20,000, 50,000 का अंतर है तो क्या होगा, चलेगा, लेकिन 10 लाख और 20 लाख का अंतर क्या होगा, नहीं चलेगा। अब मान लीजिए कि किसी राज्य का जनसंख्या ही है 80 लाख, कितना है 80 लाख, तो कन्फर्म है यहाँ कितना से कर दीजिए 40 लाख, और 40 लाख से कर देंगे तो आराम से कैगो सीट बन गया, 2 गो बन गया। आप देखिए यहाँ 30 लाख का, तो इस राज्य में हो गया, इस राज्य बिहार में कितना पर हो गया, 40 लाख पर, यहाँ 30 लाख पर, यहाँ कितना लाख पर हो गया, 40 लाख पर हो गया। यहाँ भी कितना, यहाँ भी या तो 1-2 आगे करेंगे या 1-2 कहाँ करेंगे, पीछे करेंगे। अब किसी राज्य का जनसंख्या है 60 लाख, तो 60 लाख है तो भाई यहाँ भी दिक्कत नहीं है, या तो 2 करना है तो 30 लाख पर क्या है आप कर दीजिए, इसका भी कितना हो गया 2। तो हमेशा ये आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा जो इसके में भी ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जो इस राज्य में क्या हो गया, यहाँ का सदस्य का चुनाव हो गया 30 लाख पर, और यहाँ का सदस्य का चुनाव हो रहा है 60 लाख पर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो बहुत का अंतर हो जाएगा ना, थोड़ा बहुत रहेगा तो चलेगा, आगे थोड़ा परिसीमन जब देखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आप लोग लिखिएगा, जैसा पॉइंट लिखे थे पारदेशिक निर्वाचन वैसा पॉइंट आगे लिखिएगा। प्रत्येक जनगणना के पश्चात प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, पुनः समायोजन, ठीक है। इसका मतलब कहा जा रहा है जो आपको पता है जो हमारे देश में प्रत्येक 10 साल पर आपका क्या होता है, जनगणना होता है। अब देखिए कोरोना 21 में होने वाला था, लेकिन 21 में कोरोना के वजह से डिले कर दिया गया, तो अभी तक जनगणना क्या है, नहीं हुआ है, लेकिन मान के चलिए 2025 में जनगणना हो जाएगा, ठीक है। उस पर कमीशन का गठन वगैरह कर दिया गया है, तो 2025 में जनगणना होगा आपका। क्योंकि आपको 2025 में इसलिए भी करवाया जाएगा क्योंकि 2026 में फिर से क्या होगा, परिसीमन आयोग का क्या होगा, गठन होगा, तो उसके पास भाई 21 का आंकड़ा नहीं रहेगा, तो फिर किस आधार पर करेगा, बता रहे समझ में। अभी जो आपके देश में जो सीटों का जो विभाजन है, ये विभाजन अभी के 2011 के जनगणना के आधार पर नहीं है, 1971 के जनसंख्या के आधार पर है। आप समझ जाइए, कहिया का 1971, मोटा मोटी 50 से 55 साल क्या पहले के जनसंख्या के आधार पर आपका क्या है, सीटों का विभाजन है। अगर आज के सीटों का विभाजन होगा तो आप समझ सकते हैं कि जो बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। अभी मान लीजिए कि
अभी आपका 500 टोटल कितना सदस्य है? 43 सदस्य है। अगर अभी के जनसंख्या के हिसाब से करेंगे तो इस सीट का संख्या चला जाएगा 1000 प्लस। इनके सीटों का संख्या कितना चला जाएगा? और आपका जो राज्यसभा में सीटों का संख्या 250 है, ये लगभग पहुंच जाएगा 400 के आसपास। बात आ रही समझ में? इसका मतलब हो गया जो दोनों हाउस को मिला देंगे तो लगभग कहां चला जाएगा? 1400 से 1500 के आसपास। और इतना सदस्यों की संख्या आपको पता है कि जो अभी 543 है, और 543 में से पूरा प्रेजेंट रहबो नहीं करते हैं। अगर 450 भी रहते हैं तो आफत आ जाता है सदन में। अगर ये सब एक बार पहुंच जाए तो क्या होगा? अरे 500 आफत ला देता है। ऐसे ढोल नगारा पिटाते रहता है, बेंच पिटाते रहता है, चिल्लाते रहता है, जिसका कोई सा नहीं। 500 आफत ला देता है। अगर मान लो 1000 उस हाउस में चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसका उड़ा देगा। बात आ रहा है समझ में? तो ये सब समस्या, लेकिन क्या है, अब जनसंख्या बढ़ रहा है, बाकी चीज बढ़ रहा है, तो आपको क्या है, तो नए सदन जो बने, नया जो संसद भवन बना, उनको इस चीज को भी देख के क्या किया गया? बनाया गया। क्योंकि पुराने हाउस में तो भाई अब क्या करेंगे? अब अगर सीटों की, अगर कैंडिडेट की संख्या अगर दोगुना होगा तो ऐसा थोड़ी है कि जो एगो को सीट पर बैठाएंगे, एगो को उसको कन्ना पर बैठा देंगे। यार सीट रहेगा उतरे ना, दुगुना आदमी हो गया तो ऑटोमेटिक है। आप बाराती थोड़ी गया जो आधा घंटा में जयमाला देख के चल देगा। वहाँ लंबे चर्चे चलते हैं, और वो रहते कौन है? 70 साल 60 साल वाले बुढ़े। अगर उनको थोड़ा कंफर्टेबल सीट ना मिले तो 2 मिनट में उनका कहानी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अरे जैसे युवा जा रहा है तो युवा 2 घंटा 4 घंटा, हम लोग के जैसा व्यक्ति जाएगा, तू लोग के जैसा जाएगा तो 4 घंटा खड़ा होके भी बातचीत क्या है कर लेगा। और उनको पता चलता है जो 70 के एज में है, 65 से ऊपरे वाला है, मतलब अधिकतर 70% मिलेगा, वो 65 से ऊपरे वाला मिलेगा। उन सबको 3-4 घंटा खड़ा करवा दो, देखो कि कैसे मतलब कि जो दम मारने लगता है। तो कन्फर्म है उसको कंफर्टेबल चाहिए, और नहीं मिलेगा तो फिर कोई विकल्प क्या है? नहीं है। तो इसीलिए देखेंगे तो वो हाउस जो बनाया गया, वो हाउस को इसी चीज को ध्यान में था। देखेंगे लोकसभा के सदस्य का भी क्या है, उसका बढ़ाया गया, फिर राज्यसभा का भी सीट बढ़ाया गया है उसमें। फिर आप देखेंगे कि जो दोनों ज्वाइंट के लिए, जो सत्र के ज्वाइंट सेशन के लिए जो हाउसेज है, उस हाउसेज का भी क्या किया गया है? सीट बढ़ाया गया है। नहीं बढ़ाएंगे तो कोई विकल्प क्या है? नहीं है भाई। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। लिखिएगा, इसमें कुछ लिखवाए हैं क्या? लिखेंगे प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा में प्रत्येक राज्य की सीटों को पुनः आवंटित तथा राज्य के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः समायोजित किया जाएगा। हो गया? पुनः समायोजित किया जाएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत
संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के पश्चात एक परिसीमन अधिनियम अधिनियमित कर सकती है परिसीमन अधिनियम अधिनियमित कर सकती है अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद केंद्र सरकार अधिनियम अस्तित्व में आने के बाद केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। परिसीमन आयोग का गठन करती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 1971 द्वारा 1971 संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 1971 की जनसंख्या के आधार पर 1971 की जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित स्थानों की संख्या को 2000 ईस्वी तक के लिए 2000 ईस्वी तक के लिए निश्चित कर दिया गया। अगला पॉइंट लिखिएगा इसी में, 84वां संविधान संशोधन
84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा वर्ष 2026 तक के लिए वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया ठीक है राजीव, उसको थोड़ा लगा दो, सटा दो क्या, ठीक है। देखिए ये था आपका प्रत्येक जनगणना के अनुसार पश्चात पुनः समायोजन। इसका मतलब प्रत्येक बार जब 10, तो प्रत्येक जनगणना का मतलब कितना हो गया 10 साल। तो 10 साल पर जो प्रत्येक बार जनगणना होगा, इस जनगणना के जनसंख्या के आधार पर सीटों का क्या बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है, जनसंख्या बढ़ेगा तो सीट क्या होगा बढ़ेगा। लेकिन इसमें हुआ क्या, आपको पता है जो 1942 में हुआ 42वां संविधान, यह 1976 में 42वां संविधान संशोधन करवा के, और इसमें एक बात लिख दिया गया जो 2000 तक जो है सो सीटों की संख्या क्या किया जाएगा, बढ़ाया नहीं जाएगा। और इस समय सरकार किसका था, इंदिरा गांधी का। देखो लिखा, ऐसा क्यों सरकार ने कदम उठाया, इसके कुछ व्यवहारिक बात है। आपको पता है कि जो पिछले कुछ समय में देखेंगे तो दक्षिण भारत में जनसंख्या बहुत क्या हो गया, नियंत्रित हो गया, लेकिन उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर जनसंख्या बहुत तेजी से क्या हुआ है। आप समझ जाओ, देश का जनसंख्या कितना 100, अगर मान लो 40 करोड़, इसमें से बिहार का जनसंख्या कितना 15 करोड़, यूपी का कितना 25 करोड़। बात आ रहा समझ में, ये दो राज्य मिला के ही जनसंख्या कितना हो गया 40 करोड़। आप समझ रहे हैं कितना बड़का अंतर। दक्षिण भारत में चले जाओ, जनसंख्या कितना 5 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़। ऑटोमेटिक है जो जितना यहाँ एक राज्य में जनसंख्या उधर 3 राज्य में है। ऑटोमेटिक है जो जनसंख्या उत्तर भारत में बड़ी तेजी से बढ़ा, और उत्तर भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ा तो ऑटोमेटिक है इनको सीटों क्या मिलेंगे, अगर जनसंख्या के हिसाब से बटाएगा तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। फिर समस्या क्रिएट कौन करेगा, उनको समस्या होगा ना। तो ऑटोमेटिक है जो सदन में जिनका ज़्यादा वर्चस्व होगा, बहुमत होगा, उनका विकास सबसे क्या होगा ज़्यादा होगा, उनके विकास पर ज़्यादा क्या दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। तो फिर क्या होगा, वो लोग चुप क्या होगा, बैठेगा नहीं, वो भी तो मांग करेगा ना भाई। तो कुछ व्यवहारिक समस्या है जिसके वजह से कोई भी सरकार उसके आधार पर सीटों को बांटने का कोशिश क्या करता है, नहीं करता है। फिर देखेंगे 2003 में ये बात मतलब कहा गया कि जो अब जनसंख्या के आधार पर नहीं, क्षेत्र के आधार पर क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। जैसे क्षेत्र के आधार पर बांट दिया, जैसे उजियारपुर क्षेत्र है तो यहाँ जनसंख्या मायने नहीं रखेगा भाई, क्षेत्र मायने रखेगा। बात आ रही समझ में। अब इस क्षेत्र में जनसंख्या कितनों हो जाए उसे मतलब नहीं है, 50 लाख हो जाए, 60 लाख हो जाए, 70 लाख हो जाए, 80 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ क्षेत्र से जे ये क्षेत्र इतना है, ये बिहार का क्षेत्र है तो इतना क्षेत्र जो है सो उजियारपुर का है, इसमें जनसंख्या कितना हो जाए ऐसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर जनसंख्या के आधार पर बांटेंगे तो भाई कुछ राज्य को जरूरत से ज्यादा क्या हो जाएगा, सीट मिल जाएंगे, और कुछ राज्य का क्या होगा, तो वहां वर्चस्व किसका होगा सदन में, भाई जिसका ज्यादा सीट होगा लोकसभा राज्यसभा में उसका वर्चस्व क्या होगा। अब बेचारा दिल्ली यूपी के लग में कुछ है, 4 सीट लेके उड़ रहा है, 80 सीट ले ले है। बात आ रही समझ में। इधर 7 सिस्टर के तरफ से एगो सीट है, आपके पास 40 सीट है, ऑटोमेटिक है भाई आपके विकास का बात ज्यादा होगा, बाकी का विकास का बात ज्यादा होगा जिसके पास सीट ज्यादा होगा, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व वहां क्या है, ज्यादा है। उनका अधिक से अधिक, जिसके पास सीट अधिक होगा उनका अधिक से अधिक क्या होगा, मंत्री होगा। बता, सरकार में अधिक से अधिक उनका पार्टिसिपेट होगा, और पार्टिसिपेट होगा तो उनके विकास पर ज्यादा क्या किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा।
ठीक है, तो ये सब समस्या है जिसके वजह से आप देखेंगे कहा तो गया था, आर्टिकल 82 कह रहा है जो प्रत्येक जनगणना के बाद क्या करवाया जाएगा, परिसीमन करवाया जाएगा। संसद जो है सो एक परिसीमन अधिनियम एक्ट पारित करेगा और उस एक्ट के आधार पर एक परिसीमन सरकार एक परिसीमन आयोग का क्या करेगा, गठन करेगा। सदन जो है सो परिसीमन आयोग को परिसीमन अधिनियम को क्या करेगा, पारित करेगा प्रत्येक जनगणना के बाद, और उसके आधार पर एक सरकार जो है सो किसका गठन करेगा, परिसीमन आयोग, और परिसीमन आयोग जो है से उस अधिनियम के आधार पर क्या करेगा, आगे कार्य करेगा, जो सीट का विभाजन किस तरह से होगा, सारा दिशा निर्देश हर चीज क्या करेगा, जारी करेगा। ठीक है, और उसके आधार पर फिर से आगे कार्य होंगे। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में इस पर रोक लगा दिया गया, बोला भाई अब जनसंख्या के आधार पर नहीं होगा, और इसको 1976 में और बोला गया जो 1971 के जनगणना के हिसाब से जो विभाजन हो गया उतना ही रुका हुआ। और अभी जो आप सब सीट देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं 543 अधिकतम 550, ये अभी के जनगणना के हिसाब से नहीं है, कहिया के जनगणना के हिसाब से 1971, और यहीं पर रोक लगा दिया गया। नहीं तो अगर उस समय से लगातार 10 साल पर आपको पता है जब बढ़ता तो ये सीट अभी गिर रहता कहाँ, 1000 क्रॉस कर ले रहा था, 1000 क्या कह ले रहा था। जो आप देखेंगे आजादी के समय आपका लगभग सीट कितना था, 300 के आसपास था, वो सीट कहाँ पहुंच गया, 543 पहुंच गया। 71 के जनगणना किया, अगर अभी तक रहता तो 11 को बेस बनाते तो अभी पता चलता कि ये कहाँ चला जाता, 1000 क्रॉस क्या ले रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रोक लगा दिया गया जे भाई साहब इसको 2000 तक कोई छुएगा नहीं, तब तक मैं अगले बार जन्म लेके आ जाऊंगा। बात आ रहा समझ में। उसके बाद में आप देखेंगे तो भाई 2000 तक रोक था, कोई नहीं छुआ, संविधान में लिख दिया गया संशोधन करके। उसके बाद आए कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए, उनको भी लगा जो परिस्थिति क्या है, ठीक नहीं है, ये भी बढ़ा दिए, कितना दिन के लिए, एक के दाई बढ़ा दिए 26 तक, कोई छुएगा ही नहीं। और यहां तक लिख दिया गया 2003 में, यहां तक लिख दिया गया जे कोई इसको लेके न्यायालय में भी चुनौती नहीं दे सकता है। समझो कितना सुरक्षित कर दिया गया से। आप कोई इस बात को भी लेके जाए जो जनाब दरअसल जनसंख्या बढ़ रही है, हम 1971 में क्यों जी रहे हैं, हमें 2011 में क्यों नहीं जीना चाहिए, 2021 में क्यों नहीं जीना चाहिए, जनाब के पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है। बात आ रही समझ में, क्योंकि आपने संशोधन में ही लिख दिया गया कि जो आप इसको लेके न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो बात क्या हो गया, खत्म। अब देखिए, अब अभी अगर 25 में जनगणना होती है तो, क्योंकि 25 में जनगणना इसीलिए होना जरूरी है क्योंकि फिर 26 में आपको कुछ भी करके क्या करवाना है, परिसीमन करवाना है। अब इसको माथा ज्यादा खराब होगा तो यहो कहेगा कि जिला 1947 तक के अमृत महोत्सव में देखा जाएगा, मतलब आजादी के साल देखा जाएगा जो क्या होगा से, एक के बार 1500 सीट कर लेंगे, टेंशन मत लो, अभी से आराम से रहो। बात है समझ में कि अब 2 गो बढ़ा दिया, नागनाथ सापनाथ बढ़ा दिया, तो इसका क्या भरोसा है, एहो बढ़ा सकता है, झूठ मूठ के परेशानी क्यों लेगा, एहो लिख देगा चलो 1947 तक कोई नहीं बढ़ेगा, 71 के हिसाब से रहेगा, तो बढ़ा ये सकता है। ठीक है, और देखिए अब ये बढ़ेगा तो अगर सीट बढ़ रहा है तो ये भी कोई मतलब चिंता की बात है। लेकिन एक बात आपको है, अभी आपको पता है जो 500 सदस्य ई और 250 550 ई और 250 कुल मिला के कितना हो गया, 800, अरे 550 और 250, 800 सदस्य हैं। 800 सदस्य के ऊपर आपको पता है कि जो कितना बजट महीना का खर्च होता होगा, एक सांसद के ऊपर कितना बजट खर्चा होता होगा राज्य का, आपको पता है। पहले आपको उसका वेतन 50,000 है, 1 लाख है, वो अलग की बात है। बाकी जो अन्य लाइबिलिटी, अन्य जो खर्चा है एक सांसद का महीना का कम से कम 20 लाख रुपया होगा, महीना का कम से कम कितना, 20 लाख। अब समझ जाइए कि जो कितना सांसद है, 800 सांसद है, 20 लाख से गुना कर दीजिए। और बाकी जो मंत्री है और प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का तो एक के महीना का 12 से 15 करोड़ रुपया है, सुरक्षा पर उतना खर्चा होता है। बात आ रहे समझ में।
एक दिन का 5 से 7 करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है। अगर सुरक्षा का बात करेंगे तो एक दिन में 5 से 6 करोड़ रुपया खर्चा होता है उसके सुरक्षा पर। अब उसको महीना में तब्दील कर लिए एक प्रधानमंत्री का, बाकी उससे थोड़ा सा कमजोर उसे थोड़ा सा कम सुरक्षा किसको मिला हुआ है? राष्ट्रपति को। इससे तनका कम सुरक्षा किसको? गृह मंत्री को। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मतलब कि जो खर्च होता है। और इस सदस्यों की संख्या अगर 1200 चला गया, 1500 अगर चला गया, दोनों हाउसेज मिला के अगर 1500 और 1600 सदस्यों की संख्या चला गया, तो आपको पता है कि देश के बजट पर एक ही बार में कितना लोड बढ़ेगा से। तो ये सारी समस्या है। फलस में सदन में जो आफत आएगा वो अलग बात है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा आप लोग। तो 2021 बोल रहे हैं, 2001 में 84वां संविधान संशोधन इस द्वारा इसको बढ़ा के कितना दिन कर दिया गया? 2026। लिखेंगे अगला पॉइंट, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार 2001 की जनगणना के आधार पर 2001 की जनगणना के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को युक्तिकरण का अधिकार भी दिया गया। युक्तिकरण का अधिकार भी दिया गया। अगला पॉइंट लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, परिसीमन आयोग के आदेश बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं। परिसीमन आयोग के आदेश बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं। हाँ, परिसीमन आयोग के आदेश बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं तथा इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष हो गया, किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए, तो परिसीमन आयोग जो भी आदेश देगा, उस आदेश को किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। इसका मतलब परिसीमन आयोग जो भी रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट के आधार पर कोई किसी न्यायालय में जाके उसको चुनौती नहीं दे सकता है। इसका मतलब अगर परिसीमन आयोग सिफारिश कर दिया, मान लो कि जे इसको 1947 तक बढ़ा दिया जाए, तब कोई इसको लेके न्यायालय में नहीं जा सकता है। आया कि नहीं बात समझ? जैसे 2000 तक के लिए बढ़ा दिया गया, तो भाई जाना है भी नहीं करे। फिर बढ़ा दिया गया 2026 के लिए, फिर परिसीमन आयोग कहेगा जब इस समय ठीक नहीं है, ऐसा करो इसको फिर से बढ़ा दो। कहाँ के लिए? 1947 के लिए। तो आराम से 2047 के लिए, तो वो आराम से क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है।
क्योंकि न्यायालय में जाने का, बाकी चीज जाने का कोई स्कोप आपके पास नहीं है। लगा इसको। चलिए अब अगला पॉइंट लिखिएगा। किसी भी तरह के परिवर्तन, किसी भी तरह के परिवर्तन की संभावना नहीं होती, बंद कर दो तो बुआ उसको, संभावना नहीं होती। अब तक परिसीमन आयोग को 4 बार, अब तक परिसीमन आयोग को 4 बार, एक लिखिएगा 1952, फिर 1963, फिर 1973 और 2003। तीन नहीं, 3 नहीं, 2 सॉरी, 2002 में गठित किया गया। ठीक है, देखिए तो अभी तक माना जाता है कि जो कितने बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? 4 बार। पहला परिसीमन आयोग का गठन किया गया था कब? 1952 में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो फिर 1963 में, फिर देखेंगे तो 1973 में, और सबसे लेट में जो हुआ है 2002। अब देखिए फिर आगे 2026 में क्या होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखिएगा। और परिसीमन आयोग का मतलब, कहने का मतलब इससे पीछे आप लोग को बताए हैं ना, इसका काम क्या है? जो सीटों का विभाजन किस प्रकार से होगा, क्षेत्र के आधार पर होगा कि जनसंख्या के आधार पर होगा, कैसे होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? परिसीमन आयोग। अब लिखिएगा मिनी पॉइंट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, या शॉर्ट में लिखना चाहिएगा तो एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण। सीटों का आरक्षण। हो गया, एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण। पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, प्रत्येक राज्य में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट, वर्तमान में लोकसभा में 84 सीट एससी के लिए, 84 सीट एससी के लिए और 84 सीट एससी के लिए और 47 सीट एसटी के लिए, 47 सीट एसटी के लिए
आरक्षित किया गया है, आरक्षित किया गया है। ठीक है, देखिए अगर वर्तमान परिदृश्य देखेंगे सदन के लोकसभा के अंतर्गत में, तो इसमें जितने सीट है कुल सीटों का कितना परसेंट, उनका जनसंख्या का अनुपात देखते हुए, जिस हिसाब से उनका जनसंख्या है उस हिसाब से देखते हुए एससी के लिए कितने सीट रिजर्व किए गए हैं, 84, और एसटी के लिए कितने सीट, 47 सीट को क्या किया गया है, रिजर्व किया गया है। इसका मतलब इस 84 सीट जो एससी के लिए, कोई कैंडिडेट आएंगे तो एससी आएंगे, और इस पर कोई आएंगे तो क्या आएंगे, एसटी ही आएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट लिखिएगा आप लोग। ये था आपका लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो किस प्रक्रिया से इनका क्या होता है, निर्वाचन होता है। ठीक है, अब लिख लीजिएगा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिखेंगे। राज्यों के प्रतिनिधित्व, राज्यों के प्रतिनिधित्व राज्य की विधानसभाओं के, राज्यों के विधानसभाओं के प्रतिनिधित्व राज्य के विधानसभाओं के, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, के आधार पर प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं, एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। अगला पॉइंट, राज्यसभा चुनाव के लिए, राज्यसभा चुनाव के लिए, राज्यसभा चुनाव के लिए खुले मतदान का प्रयोग, राज्यसभा चुनाव के लिए खुले मतदान का प्रयोग किया जाता है, खुले मतदान का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके लिए, इसके लिए राज्य का निवासी होना, राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है, राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। निवासी होना आवश्यक नहीं है। अगला पॉइंट लिखिएगा, उच्च न्यायालय के अनुसार, उच्च न्यायालय के अनुसार
उच्च न्यायालय के अनुसार अमेरिकी सीनेट के समान राज्यसभा एक अमेरिकी सीनेट के समान राज्यसभा एक संघीय सदन नहीं है। संघीय सदन नहीं है। संघीय सदन नहीं है। देखिए, तो राज्यसभा जो भी सदस्य निर्वाचित होके आते हैं तो ये क्या करते हैं, किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य का। अब राज्य का जो ये प्रतिनिधित्व करते हैं तब प्रत्येक राज्य का जो आपका विधानसभा का चुनाव होता है, किसका, विधानसभा का। और इस विधानसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं ये सारे सदस्य मिलकर डिसाइड करते हैं जो इस बार कौन सदस्य कहाँ जाएगा, राज्यसभा जाएगा। और ये लोग वहां पर क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए कि जो अभी आपको देखे थे लोकसभा, तो लोकसभा के चुनाव में क्या होता है, जो मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट ए है, ठीक है, कोई भी पार्टी से ए नाम का कैंडिडेट है, इसको मान लीजिए कि जे लोकसभा इसको वोट आया 12%, कितना परसेंट, 12%। एक बी कैंडिडेट है, इसको वोट आया 13%। और एक कैंडिडेट सी है, इसको वोट आया 6%। एक कैंडिडेट है जिसको वोट आया, डी कैंडिडेट है, इसको वोट आया आपको मान लीजिए 15%। और एक कैंडिडेट ई है, इसको वोट आया 16%। और एक कैंडिडेट आपका एफ है, इसको वोट आया 16.5%। और ये चुनाव है लोकसभा का। अब बताइए कि जो इसमें जीता कौन, 16 पॉइंट कितना वाला, 5 वाला। इसका मतलब हो गया जो ऊपर का ये सारा जो अलग अलग पार्टी को दिया उनका मत का कोई वैल्यू क्या हुआ, नहीं। जो फर्स्ट आएगा वो क्या होगा, जीतेगा। चाहे आप एक से फर्स्ट आइए, एक ज्यादा लाइए, 2 ज्यादा लाइए, 10 लाइए, 50 लाइए, 100 लाइए, 1000 लाइए, लाख लाइए, उससे मतलब नहीं है। एक भी ज्यादा है तो आप क्या हो गए, तो जो फर्स्ट आएगा सो क्या होगा, जीतेगा। तो इसमें एक को आप देख रहे हैं 12%, 13%, 16%, 15%। और लेकिन यहां पर क्या होता है, आपका राज्यसभा में क्या होता है, वैसा नहीं होता है। राज्यसभा में आपका क्या होगा, जो भी कैंडिडेट होगा उसको, क्योंकि वहां पर सभी जो कैंडिडेट होते हैं उस सभी कैंडिडेट का वोट का जो अथी होता है, परसेंटेज होता है, वो क्या होता है, अलग अलग काउंट किया जाता है। मतलब जो भी सदस्य वोटिंग करेंगे उस सदस्य के वरीयता के आधार पर वोट का क्या होता है, काउंट होता है। वहां पर अगर कोई मंत्री वोट करेगा तो उस मंत्री के वोट का वैल्यू क्या होगा, अलग होगा। कोई वरिष्ठ क्या है, विधायक है, वो वोट करेगा तो उसके वोट का वैल्यू क्या होगा, अलग होगा। तो वहां सदस्यता के आधार पर वोटों का क्या होता है, वैल्यू। वहां पर जो फर्स्ट आएगा उसको नहीं, वहां पर आपको राज्यसभा जाने के लिए कम से कम कितना परसेंट प्लस करना पड़ेगा, 50% प्लस आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या करेंगे, वहां जा पाएंगे, अन्यथा नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा टेंशन मत लो। अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया कि जो आपको कुछ भी करके यहाँ पर आपको कितना परसेंट लाना, यहाँ पर तो आप सीधे ले आए कितना, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। किसी से एक ज्यादा ले आए तो आप क्या हो गए, जीत गए। बाकी जितना है उसमें से एक ज्यादा ले आए तो आप जीत। यहाँ पर वैसा नहीं है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई कैंडिडेट जो है सो आप देखेंगे तो कोई नहीं जीत रहा है, क्योंकि इसमें से किसी के पास क्या है, अगर थोड़ा देर के लिए इसी को आप मान लीजिए राज्यसभा का ग्राफ, कोई कैंडिडेट नहीं जीतेगा, क्योंकि इसमें से किसी को 50% क्या है, नहीं है। आप कहेंगे नहीं है तो क्या होगा, तो यहां पर जो क्या होता है, वोट ट्रांसफर, क्योंकि वहां पर वरीयता होते हैं भाई, वहां पर चॉइस, बात आ रहा है समझ में। चॉइस कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप जो है सो चुनाव कर रहे हैं तो
ए पार्टी, ये सारे सदस्य हैं, इसमें से कोई मान लीजिए जो एस नाम का व्यक्ति वोटिंग कर रहा है, तो उसका पहला पसंद आपको वरीयता देना पड़ेगा। उसका पहला पसंद ई नाम का व्यक्ति था, तो वो एक नंबर वरीयता किसको दिया? ई को। आपको ये नहीं कोई एगो को दे के छोड़ना नहीं है, आपको सबको चुनना पड़ेगा। बात आ रहे समझ में? लेकिन आप क्रम दे सकते हैं। एक नंबर वरीयता वो जो है सो इसको दिया। मान लीजिए इसका 2 नंबर का पसंद का व्यक्ति कौन था? बी था। 3 नंबर का पसंद का व्यक्ति कौन था? एफ था। बात आ रहे समझ में? फिर इसको रखा 4 नंबर पर, इसको रखा 5 नंबर पर, इसको रखा क्या नंबर पर? 6 नंबर पर। तो ये वरीयता एस नाम का व्यक्ति था उसका। अब कोई भी नाम का व्यक्ति है, उसको लग रहा है कि हम 1 नंबर वरीयता इसको देंगे, 2 नंबर वरीयता इसको देंगे। बात आ रहे समझ में? तो जब सेकेंड राउंड का काउंटिंग होगा तो देखेगा जो सेकेंड वरीयता किसको मिला है और उनका वोट का मूल्य क्या है। उस तरह से मतलब ये थोड़ा बहुत ज्यादा जटिल क्या है? प्रक्रिया है। हाँ, तो आपका तो राज्य तो आपका क्या देखे, अप्रत्यक्ष चुनाव जो होता है राष्ट्रपति का आपका होता है, जो आपका राज्यसभा है उसका चुनाव हो गया, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया, उसका हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का हो गया, इसका हो गया, फिर आपका जो अभी ये विधान परिषद का जो चुनाव हो गया, एमएलसी का चुनाव हो गया, इसका हो गया, विधान परिषद जिसको बोलते हैं विधान परिषद, तो विधान परिषद का चुनाव हो गया। ये चुनाव जो होते हैं ये चुनाव क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। और सबका वोट का वैल्यू क्या होता है? अलग अलग होता है। तो थोड़ा ही बहुत ज्यादा जटिल क्या है? प्रक्रिया है। आप कहेंगे तो लोकसभा में इसको क्यों नहीं अपनाया गया? इसीलिए नहीं अपनाया गया क्योंकि माना जाता है जो उस समय हमारे देश का 15% जनता ही क्या थे? शिक्षित थे। और उनको ये जटिल प्रक्रिया समझने में उनको बहुत क्या लगता है? समय लगता है। वो वरीयता में चुन ही नहीं पाते कि जो हम किसको, इसीलिए उनको व्यवस्था दिया गया क्या? सरल व्यवस्था। डायरेक्ट जाओ, टीपो, जो एक भी ज्यादा लेके आएगा वो क्या हो जाएगा? जाएगा। अच्छा, जैसे एक देखिए कितना मजेदार बात है, जैसे 100 कैंडिडेट किसी भी 100 लेके समझेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे 100 लोकसभा का मान लो एक संसदीय क्षेत्र है, वहां पर 100 आदमी ही है। कितना है? हम समझाने के लिए बोले भाई 100 का ही नहीं होगा, लेकिन आपको समझ में आए। और वहां पर जो है से 5 कैंडिडेट खड़ा है, एक ए है, एक बी है, और एक सी है, और एक डी है, और एक ई है। 5 कैंडिडेट है, ठीक है। अब लेकिन वोट वहां पर टोटल कितना है? 100 वोट है। अब इसी 100 वोट में से क्या करेगा? अब इस 100 वोट ले लो, चाहे 100% ले लो, बात वही होगा, ठीक है। मान लो कि जे इस भाई साहब को मिला 15 गो वोट या 15%, इस भाई साहब को मान लीजिए कि जो मिला 20% वोट। बात आ रहे समझ में? इसमें से एक भाई साहब जो है इनको मिल गया मान लीजिए 21% वोट। बात आ रहे समझ में? जोड़ते जाना ताकि मतलब रेशियो बैठाने में आपको कैसे समझ में आएगा। सो कुल मिला के कितना हो गया? 56 हो गया। हाँ 56। तब मान लीजिए अब एक जो कैंडिडेट है 56 हो गया, यहाँ पर एक कैंडिडेट है उसको मान लीजिए जे 56, तो उधर बच गया कितना? 44। हाँ 44। तो एगो को मान लीजिए हम दे दिए 24 और एगो को फिर दे दिए कितना? 20। वैसे कोई मतलब नहीं है जी। हाँ जीतने का बात है ना, लोकसभा का चुनाव है। आप कन्फर्म है यहाँ पर जीता कितना? 24। और इस 24 को जो कैंडिडेट जीता, इस 24 को 100 में से इसको सिर्फ कितना पसंद कर रहा था? इसका मतलब है कि जो इसमें कितना व्यक्ति इसको नहीं पसंद कर रहा है? 76 व्यक्ति नहीं पसंद कर रहा है, सिर्फ 24 पसंद कर रहा है। वो व्यक्ति चुनाव क्या हो गया? अच्छा यार कितना मतलब वहियात बात होगा। इसका मतलब है इसको 76 आदमी क्या कर दिया? नकार दिया। और 24 को जिसको सपोर्ट कर दिया। इसका मतलब इसको 100 में से 76 व्यक्ति नहीं चाह रहा था। कैसे आप कह रहे हैं अधिकतम व्यक्ति जिसको पसंद करेगा से लोकसभा में क्या होगा? सरकार में आएगा। यहाँ तो 76 व्यक्ति, 100 में से 76 व्यक्ति क्या कर रहे हैं? या 100% है तो 100% में से 76% व्यक्ति उनको क्या कर रहे हैं? नकार रहा है। फिर भी वो कहाँ आ गया? सरकार में आ गया, सरकार चला रहा है। लेकिन जबकि आप देखेंगे कि जो यहाँ पर उनका परसेंटेज कितना है? सिर्फ 24। 100 में से 24 है उनको पसंद कर रहा है। लेकिन क्या करेंगे? कुछ भी करेंगे तो समस्या क्या है?
लाएंगे कैसे, कोई विकल्प नहीं है। तो उनका लॉजिक ये है जे जितना इस 15 व्यक्ति को अपना हित इस पार्टी में दिखता है, जितना इस व्यक्ति को इसमें अपना हित देखता है, जितना इस व्यक्ति को इसमें अपना हित देखता है, उतना ही इस 24 व्यक्ति को इसमें अपना हित देखता है। तो कहा था ये क्या था, अधिकतम व्यक्तियों का, जेसमिल कहा था अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बात आ रही समझ में? हम तो उस पर ध्यान देंगे जिसमें अधिकतम व्यक्ति का क्या होगा, अधिक सुख मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, 4 अधिक, 3 अधिक है बाकी से। तो इसका मतलब क्या है, अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख। तो कुछ भी करेंगे तो भाई फंडा क्या होगा। लेकिन अभी समझ जाए कि कितना लोकतांत्रिक तरीका हुआ है। जिसको 76 नकार रहा है वो आ गया कहाँ, सरकार में आ गया, जबकि 76 उसको क्या कर रहा है, नकार रहा है। यहाँ पर वैसे नहीं होगे, कम से कम आपको 50% क्या होना चाहिए, लाना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं। लेकिन यहाँ प्रोसेस बहुत क्या है, जटिल है, आम जनता को समझने के लिए बहुत क्या है, परेशानी हो सकता है। इसीलिए और इसमें देखिए अभी एमएलसी का चुनाव हुआ, इसमें क्या किसको चुनाव के लिए बुला रहा है, सबको बुला रहा है एक बार से नहीं। जो ग्रेजुएट हो चुका है, ग्रेजुएट होने के भी 3 साल बाद, मैच्योर हो जाओ पहले, ग्रेजुएट होने के भी 3 साल के क्या बाद, क्यों 3 साल बाद, ठीक से प्रोसेस समझ लो, ये उतना आसान बात क्या है नहीं है। और इसमें व्यक्ति विशेष को ही या डिपार्टमेंट विशेष को ही वोटिंग करने का क्या है, अधिकार, क्योंकि वही समस्या उसी बात का था। बात आ रही समझ में? सेम यही कंडीशन होता है राष्ट्रपति। तो जहिया राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाएंगे ना, वो या पूरा डायग्राम बना के आपको समझा देंगे कैसे वोट का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए कहां तक पॉइंट लिखे थे। और आपको पता है अमेरिका में थोड़ा इसका सिस्टम अलग है। तो हमारे यहाँ राज्यसभा में ये सिस्टम चलता है, लेकिन वहाँ का जो राज्यसभा है उसको बोला जाता है क्या, सीनेट। वहाँ ज़्यादा चक्कर नहीं है, वहाँ 50 राज्य है और प्रत्येक राज्य से कितना सदस्य आते हैं, 2 सदस्य आते हैं। तो कुल मिला के वहाँ के सीनेट में कितना सदस्य है, 100 सदस्य। चाहे वो राज्य बड़ा है छोटा है, कितना जनसंख्या है नहीं जनसंख्या है, उससे कोई मतलब नहीं है, सबका बराबर प्रतिनिधित्व है। कोई बड़ा राज्य से है छोटा राज्य से कोई मतलब नहीं है। और कई आयोग जो है, कई जो परिसीमन आयोग था वो मतलब सिफारिश किया था जो राज्यसभा में जो है सो सीनेट वाला सिस्टम, अमेरिका के जो सीनेट है उसका सिस्टम क्या कर दिया जाए, लागू कर दिया जाएगा, जो झमेला खत्म कर दिया जाए। जे ये नहीं कि इस राज्य से आ रहा है 15 गो, इस राज्य से आ रहा है 20 गो, इस राज्य से आ रहा है 40 गो और एक राज्य से एक गो आ रहा है। बता रहे समझो, तो फिर उनका हित उतना ही होगा। तो उससे अच्छा है सभी राज्यों को बराबर दे दो, प्रत्येक राज्य से 2 ही सदस्य क्या करो लेके रख दो। 36 2 कर लो या 3 कर लो या 1 कर लो, जो करना है कर लो। बात है समझ में? तो 2 अगर करोगे तो सीधा समझे 28 राज्य, तो 28 दूना कितना 56 प्लस में 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो 8 दूना कितना 16। तो कुल मिला के कितना हो गया 72 कैंडिडेट कर लो, बात खत्म हो गया। नहीं तो प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश छोटा छोटा है तो यहां से 1 के गो ले लो। तो ऐसे में क्या हो सकते हैं, मतलब समस्या कुछ क्या हो सकता है, कम हो सकता है। वो उनका आर्गुमेंट है भाई, बाकी सरकार क्या करेगा, संसद क्या करेगा नहीं करेगा, उनका आर्गुमेंट है। ठीक है, इसके पास ज्यादा सीटें कहाँ लाएगा। हाँ अब जो हो भाई उनका मतलब आर्गुमेंट है जो ऐसा करने से मतलब कि जो सबका बराबर क्या हो जाएगा, सदन में सबका बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिनिधित्व हो जाएगा। चलिए इससे आगे अगले दिन।